उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों में तब्दीली हो गई है। जो 13 नवंबर को था चुनाव, अब 20 नवंबर को होगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ आज कई सभाएं पश्चिम यूपी से लेकर जहां भी 9 सीटें हैं कुछ हिस्सों में वो प्रचार करने ज़रूर गए हैं। कुछ लोग हैं और हम इनसे पूछेंगे कौन किस पर भारी। ये आपकी आवाज़ का आज प्रोग्राम लखनऊ से चलेगा और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये उपचुनाव में किसकी जीत होने जा रही है। उपचुनाव में किसकी जीत होने जा रही है? देखिए, वास्तविकता ये है कि इंडिया गठबंधन से किसी की लड़ाई नहीं है। चूंकि जहां उपचुनाव है, जो विधानसभा में, वहां की जनता पूछ रही है कि भैया आप 7-8 साल में क्या किया है और किस आधार पर वोट आपको दे दिया जाए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। एक लाइन में जवाब दीजिए, उपचुनाव में किसकी जीत किसकी हार, कौन किस पर भारी? प्रचंड जीत इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। भाजपा कहीं दूरों दूर तक लड़ाई में नहीं है, इसलिए कि जो जितने 9 विधानसभाओं का उपचुनाव है, उस विधानसभा के मतदाताओं के बीच जाकर के आप एनालिसिस करिए, वहाँ के आवाम के बीच आप चर्चा करिए, वहाँ के छात्रों के बीच आप चर्चा करिए, वहाँ के महिलाओं के बीच चर्चा करिए, वहाँ का छोटे मोटे व्यापारियों के साथ आप ये करिए, वहाँ का किसानों के प्रति ये करिए। सब लोगों का एक ही काम है। वो लोग ये आज सवाल पूछ रहे हैं कि 8 साल में किस नाम पर सरकार वोट मांगने आ रही है और किस लिए आपको वोट दिया जाए। चुनाव में इनका कहना है कि बीजेपी का पल्ला भारी नहीं रहेगा और कुछ खास लिबास पहने हुए हैं। लग रहा है किसी खास पार्टी से आपका जुड़ाव है। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है ही है, समझ गए। और उसके तो कह रहे हैं कि पल्ला जो है इंडिया गठबंधन का भारी है, बीजेपी की हवा खुलने वाली। लोग रात में सूर्य को देखते हैं, दिन में तारे देख रहे हैं। और यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही राजस्थान। चूंकि सपने सब कोई सपने देखने का सबको अधिकार, प्रतिबंध नहीं है, कोई मुसीबत नहीं। हरियाणा में भी यही हुआ, आपने देखा होगा। और इन लोगों को जिस दिन 23 तारीख को जब पर्चा खुलेगा, तब इन लोग सिर्फ एक ही नारा, ईवीएम खुलेगी, ईवीएम खुलेगी, तब इन लोगों एक ही नारा होगा कि बस भारतीय जनता पार्टी ने सारे बक्से हैंग करा लिए, सारी मशीनरी हैंग। और अभी भी बता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये लोग कहेंगे। इन लोगों का यही प्रलाप रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अगर ये लोग 60 साल में अगर जनता के हित की काम किए, कह रहे हैं छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, महिलाओं के बीच, छात्रों और नौजवानों महिलाओं का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिल रही हैं, अगर शायद ये इतनी योजनाएं पहले मिल गई होती तो आज हमारे देश का बेरोजगारी में न घूम रहा होता, न महिलाएं इस तरह घूम रही होती, न किसान इस तरह घूम रहा होता। आज कुल मिला के 9 सीटों में कितनी देर हुए बीजेपी को? हम 9 की 9 सीट जीतने, 9 की 9 सीटें ये कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। और कह रहे हैं कि कौन किस पे भारी, बीजेपी रहेगी भारी। समाजवादी के पास मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के सिवा कोई और काम नहीं रह गया है। 9 की 9 सीटों पे हम लोग भारी बहुमत से जीत दर्ज करके आ रही है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस समय इस प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है। योगी महाराज जी सरकार हमेशा जीत अर्जित करेगी, सदैव जीत अर्जित करेगी। अभी हम लोगों ने राम राज्य देखा है और कृष्ण राज्य देखना बाकी है। अभी राम राज देखा है, कृष्ण राज देखना बाकी है। अभी योगी जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा कि हसीन सपने देखते हैं मुंगेरी लाल के। नरेंद्र मोदी ने भी तो हसीन सपने देखे थे 2024 में। अब की बार 400 सरकार तो बना ली ना। सुन तो लीजिए, अब की बार 400 पार और 240 पे आके गिर गए। सरकार किसकी बनी? सुन तो लीजिए, तो कम ज्यादा रहती है, मौका तो दीजिए बोलने का। 240 पे आ गए, जीएसटी काट के देश की जनता ने आपको 240 दे दिए। अब रही बात, आपने कहा प्रधानमंत्री तो बन गए। मैं तलवे चाटने के लिए प्रधानमंत्री के तैयार हूँ। 5 बिल लाए थे, 5 औंधे मुँह गिर गए। जो आपके अलायंस से, उन्होंने आपको पटकनी दे दी। अभी तो अलायंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अभी तो कांग्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपको पटकनी दे दी। आप कहते थे अब की बार 400 पार 240 पे आ गए और एक भी बिल पास करा लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के में कितनी सीटें दोगे आप गठबंधन को? जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है आप गठबंधन के समर्थक हो। मैं गठबंधन का समर्थक भी हूँ, कांग्रेस का श्रम प्रकोष्ठ से। कितनी सीटें दे रहे हो गठबंधन को?
अरे आप यकीन करिए कि इनकी तो कोई है ही नहीं। आप एक ओप्पो ने, अच्छा मिल्कीपुर 9 में कितनी? मिल्कीपुर या जो भी जगह है आप 10 की 10 करा लो, इनके हाथ एक नहीं लगने वाली। क्योंकि बता देता हूँ, उसका रीज़न बता देता हूँ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पे इन्होंने तो कोई बात की नहीं। इन्होंने तो नफरत का एजेंडा चलाया, बांटने की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की। इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1947 के बाद ना हिंदू बटा है, ना मुसलमान बटा है, ना सिख बटा है, ना ईसाई बटा है। 9 में कितनी दे रहे हो? सीधे सीधे बताओ, 9 में कितनी दे रहे हो? 9 में से 9 हमारी, 9 में से 9 हमारी। 9 में से 9 हमारी, ये कह रहे हैं। हाँ, मैंने बताया तो आपको कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को प्रतिबंध नहीं है, ये अभी देख सकते हैं। और भाई हमारे अगर सपने नहीं देखेंगे तो और देखेंगे क्या, क्योंकि कुछ और देखने को प्रदेश में इनके लिए बचा नहीं है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि विकास की राजनीति हो रही है, जोड़ने की राजनीति हो रही है। जहाँ जोड़ने की राजनीति हो रही है, विकास की बात हो रही है, वहाँ या कहीं टिक ही नहीं सकते हैं। 9 में 9 आप जीतोगे? एकदम 9 में 9 हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं आगे पीछे कोई रहेगा ही नहीं। देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जिताएगी। जो प्रदेश की जनता के साथ काम किया, इन लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ हमेशा धोखा दिया है। और किस आधार, किस मुंह से ये कह रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं। एक सीट भी इनको कांग्रेस को नहीं मिली हुई है। ये झूठे पीछे पीछे हल्ला उड़ा रहे हैं कि हम भी उसमें, हम भी उसमें। अरे कैसा गठबंधन, हमने आज तक यही गठबंधन नहीं देखा इस तरह की। तुमको एक सीट, दो सीट दे रहे थे, अरे 4 आधे बोले तब झूठा है, हम तुम्हारे पीछे हाँ भैया जिंदाबाद, हाँ भैया जिंदाबाद करते रहो। ये इसके लिए तो तुम्हारा अपन मुंह है, ऐसे कोई 9 की 9 ये सब पाएंगे। और आपको तो एक सीट भी अखिलेश यादव ने दिया, जबरदस्ती पल जो बने हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं आप। हमको ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में केवल कोई अब व्याख्याकार नहीं बचा है। ये लोग वही बात, घिसी पिटी बात करते हैं जो सदियों पहले लोग किया करते थे। अरे यार, ये व्याख्या का चैप्टर है। अब व्याख्या ये है कि वो चुनाव जो है इंडिया और एनडीए के बीच है। सवाल इस बात का नहीं कि उसमें सपा का शेयर क्या है, कांग्रेस का शेयर क्या है। 2 ही धारा चुनाव लड़ रहा है। 2 धारा का मतलब इंडिया गठबंधन इनको किसी सीट पर वाक कभर नहीं दिया है। सारे सीटों पर 9 की 9 सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। फिर भी अब ये कांग्रेस और भाजपा अब यहाँ भी कांग्रेस और सपा में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल, यहाँ जो है विचार, लेकिन इन लोगों के पास तो विचार नहीं है। तो जब विचार की गोद ही शहीद हो गई तो फिर उसमें विचार की कहाँ उम्मीद कर सकते? विचार की शहीद हो गया, यही कह रहे हैं, विचार की शहीद। यहाँ बता रहे हैं इंडिया गठबंधन बम्बई में मारे फिर रहे हैं अखिलेश यादव, उनको एक सीट नहीं दी जा रही। किस तरह का गठबंधन, हमें यही नहीं समझ पाए कि तुमको वो अपने घर में सीट जवाब दीजिए। बिल्कुल इन्होंने सीट नहीं दी। आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमने बॉम्बे और महाराष्ट्र में इनको सीट नहीं दिया, हमने हर जगह उनको मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक एग्जाम्पल आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में मैं 9 सीट हैंड ओवर कर दिया कि आप लड़ लीजिए। हम लोग उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस जो चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन अब इनको तो पति और पत्नी का बांटने का ही महारत हासिल है। ये कौन है इसमें? कांग्रेस सपा में पति और पत्नी है कौन भाई? अब बिल्कुल है कौन? देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी में पति और पत्नी में कौन? आप ही ने कहा है। बिल्कुल, आप समझिए, मैंने कहा है तो आप सुनिए इत्मीनान से। मैंने ये कहा कि कांग्रेस और सपा की बात संदर्भ नहीं था। हमने कहा कि बांटने का महारत इनके पास हासिल है। ये पति और पत्नी को भी 2 जगह करने वाले लोग हैं। तो और समाज की एकता की क्या बात करते हैं? तो बात तो ये है कि इनको महारत हासिल है। आप पत्नी और पत्नी में बंटवारा करने वालों में से हैं। मान्यवर हमसे बड़े भाई हैं, अब इनसे ये पूछा जाए बांटा किसने? 47 में तुमने बांटा? नहीं, आप बताइए। अभी तो समाज बांटने का इल्जाम लग रहा था, अब तो पति और पत्नी में विभाजन करने का भी इल्जाम आप पे लग रहा है। नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबके विकास, सबका विश्वास के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं सबको मिल रही हैं और ये लोग कोई भी योजना नहीं कह सकते। कोई भी योजना ये लोग सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। इनकी योजनाएं कारगर साबित होंगी, ये चुनाव में जीतेंगे। देखिए, इनकी योजना बता दें आपको, अभी एनएसएस को डाटा आया है।
इन्होंने $100 बिलियन का चीन से आयात किया है, जिसके वजह से 12 लाख करोड़ का जीडीपी का नुकसान हुआ है। और आपका जाके हमारी 1 करोड़ 60 लाख कंपनियां बंद हो गई है, 1 करोड़ 60 लाख व्यापार बंद हो गए, जिसके वजह से 3 करोड़ 17 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए। यूपी के अंदर 3400 व्यापार बंद हुए हैं, जिससे 33 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें, सरकारी स्कूल 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गया, यूपी में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गया और 27,000 स्कूल और बंद होने जा रहा है। आपको ये बता दें, ये देश में 5 साल के अंदर 8 लाख लोगों ने देश छोड़ के चला गया नफरत के वजह से। 8 लाख लोग NRI बाहर चले गए और 1 लाख लोग हर साल जा रहे हैं, जिसमें आधा जो है गुजरात के हैं। हर 10 लोग डंकी मार रहे हैं, ये स्थिति है। देखिए बताइए, एक मिनट रुक जाइए। ये इन्होंने एक डाटा दिया है, एडवोकेट अभिनव जी आप ये बताइए, अब ये क्या स्ट्रक्चर इन्होंने डाटा स्टैटिक्स बेच की है, इतने लाख बाहर चले गए, इतने लोग बेरोजगार हो गए। असल में पुराना समय है नहीं समाजवादी पार्टी का जैसा समय था। जो काहिलता करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसे देश छोड़ के भागना पड़ेगा, उसे अपना काम धंधा बंद करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार एकदम सख्त सरकार है, महाराज जी की सरकार है। महाराज जी की सरकार में जो जरा भी काहिल होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो निश्चित तौर से देश छोड़ के भाग जाएगा। इसका कोई संबंध देश से नहीं है। नहीं, वो है, लेकिन वो अपने आप अगर देश में रहेगा तो उसे सही तरीके से काम करना पड़ेगा, उसके लिए जेल घर बात ये बताइए, भ्रष्टाचारी का इल्जाम आप लगाएंगे, कोर्ट निर्णय लेगा ना कौन भ्रष्टाचारी कौन नहीं है। कोर्ट निर्णय कोर्ट ही ले रहा है, हम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं। लेकिन हमारा सीधा वो है कि जो पीड़ित होगा, जिसको न्याय नहीं मिल रहा होगा, जिसको न्याय मिलने में समाजवादी पार्टी सरकार में 10 साल लग जाते थे, हमारी सरकार में त्वरित न्याय होता है। त्वरित न्याय होता है इनकी सरकार। देखिए, इन्होंने जो कहा था बीजेपी, आप इस पे बोलिए, त्वरित न्याय होता है, इस टॉपिक पे बताइए। बहुत जल्दी न्याय दिया जाता है इस सरकार में। इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, सरकार में दिया जाता, बिल्कुल सही कहा। न कोर्ट न कचहरी, सीधा बुलडोजर चला दो या गोली चला दो, सीधा ऑन द स्पॉट मार। बुलडोजर गोली चला दो, यही न्याय है। बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चल रहा है, उनके घर पे ही चल रहा है जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जो अवैध रूप से अकूत संपत्ति पैदा किए हुए हैं, जो समाज को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचा, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। जो मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको डर है कि अभी भ्रष्टाचार इनका उजागर हो सकता है, इसलिए इनको इस बात को ये रख रहे हैं। RSS के लोगों ने ही मुसलमानों पर इल्जाम लगाया और RSS के लोगों ने ही मोहित मिश्रा को गोलियों से छलनी किया है। ये है इनका ऑन द स्पॉट डिसीजन। ये कोई कोर्ट कचहरी थाना या कोई बात नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट देंगे, आपको गोली मारेंगे और आपको जान से मार देंगे। ये है न्याय। क्या कहना है? 6 साल में कस्टोडियल डेथ आपका जाके 2580 मौत हुई है 6 साल के अंदर। आप किसी का जीवन ले लेंगे। आप यहाँ पर अभी पकड़ा गया आगरा में 80 करोड़ की नकली दवा बन रही थी, अभी पकड़ा गया विजय गोयल को, वो 8 महीने में जमानत में आया। उससे पहले भी वो यही कर रहा था। उससे 80 करोड़ रुपया का जो दवा नकली गई है, कितने लोग मरेंगे? आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे मरेंगे। अरे मुद्दों की बात करो ना। अरे मुद्दों की बात करो। इस सरकार में तो चीज़ें सामने आ जाने, क्योंकि बाबा जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है। पिछली सरकारों में तो मुद्दे आते ही नहीं थे, चोर पकड़े नहीं आते, कि चोर सरकार चला रहे थे, डकैत सरकार चल। यहाँ तो कम से कम जो चोर डकैती कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको उजागर कर रहे हैं, उसके ऊपर FIR लिख के उसके बाद कार्रवाई करने का काम कर रही है सरकार। यह सरकार चलाई नहीं जा रही गुंडों द्वारा, यह एक सुशासन की सरकार है, ये राम राज्य की सरकार है। मैंने आपसे फिर वही कहा कि अभी हमने राम राज्य देखा है, अभी कृष्ण राज्य देखना बाकी है। अभी राम राज देखा है, कृष्ण राज देखना बाकी है। असल में राम राज का आवरण इनका है। ये राम राज के आवरण में रावण राज की बात करते हैं कि पूरी दुनिया देखो कि ये राम राज चल रहा है, लेकिन काम वही करो जो रावण ने किया है। अहंकार, द्वेष, डाह, जलन, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इनका राम राज्य है। अब रह गया विकास की बात। साहब आपने कहा, बहुत अच्छी बात वकील साहब ने कहा, हम समझते हैं कि इनके पास डाटा भी होगा। इनको ये पता नहीं कि जिस मंत्री पर आरोप लगता था केबल हाउस में, उसके खिलाफ सरकार जांच बैठवा करके जेल भेज दिया करती थी। लेकिन आज जिस हाउस में प्रधानमंत्री पर आरोप लगता हो, जिस हाउस में गृह मंत्री पर आरोप लगता हो, जिस हाउस में रक्षा मंत्री पर आरोप लगता हो,
और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब कारण ये है कि अब कार्रवाई तो भ्रष्टाचार का तब पन्ना हम खोलेंगे जब हमको मौका मिल जाएगा। आप भले खोले या न खोले, लेकिन वो पन्ना तो खुलना है, इसलिए कि आपने आधारशिला रखी है तो इमारत तो निश्चित बनेगी। आप बताइए इस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने फिर वही कहा ना, बिना आंकड़ों के सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कोई काम नहीं है। इनको यह नहीं दिखता कि रात के अंधेरे में महिलाएं सुरक्षित तरीके से अपने घर से बाहर निकलती हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। दिन के उजाले में व्यापारी अपना खुल के काम करता है, कोई उससे धन उगाही नहीं होती है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? इनको ये चीज़ नहीं दिखती है। इनको कहीं ना कहीं सिर्फ ये दिख रहा है कि इल्ज़ाम लगा दो, सबसे आसान काम है इल्ज़ाम लगा दो। और राम राज्य में भी इल्ज़ाम भगवान राम के ऊपर भी लगे थे, और इस युग में महाराज जी के ऊपर भी लग रहे हैं। महाराज की तुलना प्रभु राम से कर रहे हैं? राम का अंश है उनके अंदर, पक्का 100%। ये कैसे कह सकते हैं? किस धर्म के एतबार से आप कह सकते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग सनातनी हैं। सनातनी विचारधारा में हम जो भी कुछ करते हैं कहीं ना कहीं प्रेरणा से करते हैं। योगी जी तो कहते हैं मैं राम भक्त हूँ। राम भक्त के अंदर ही तो भगवान आता है। भक्त के अंदर ही तो उसके भक्त के अंदर ही तो भक्त के बस में है भगवान। भक्त को कहीं ना कहीं राम भगवान से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। ये हमारी सनातन संस्कृत का योगी जी जो हैं वो राम भक्त हैं। वो मैं आऊँगा। महिला सुरक्षित की बात इनकी बता दूं कि कितनी महिला सुरक्षित है कि एक पुलिस की महिला कर्मी को बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है बाबा की सरकार में, और ये कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है। अरे पुलिस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आप कैसी बातें करेंगे? कोई और सवाल सर। पुलिस की महिलाएं सुरक्षित? देखिए, बॉबी पंडित है मथुरा का, उन्होंने क्या किया, 3 साल की बच्चिया के साथ रेप किया, कुछ नहीं हुआ। गजेंद्र सिंह से है बुलंदशहर का, उन्होंने 4 साल की बच्ची से रेप किया और उसके बाद उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने एक बकरी के साथ रेप किया। इसके अलावा 1000 किलोमीटर तक योगी जी के इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह कानपुर से लेकर नासिक तक लड़की को छेड़ता है, उसका कुछ नहीं होता है। ये कुणाल पांडे और वो गोस्वामी जी जो बनारसी विश्वविद्यालय को रेप करता है, उसको ज़मानत मिल जाती है, पर उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिलती। और बाबा राम रहीम देव तो बार बार निकल के आ रहे हैं। तो बाबा पर हमको ये नहीं है कि बाबा एक ईमानदार आदमी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाबा एक ईमानदार आदमी है, पर बाबा की नीत अब गड़बड़ा रही है। तो इन्होंने बाबा को ईमानदार मान लिया। हाँ, तो ईमानदार अभी भाई साहब कह रहे थे 100 रेप किया था अजमेर में, उसका किया किसके 1991 में 100 रेप किया था, उसका थोड़ा नाम हम कंफ्यूज करें। आप उसमें वो कर, आप जा करके वो केस में उसको हुआ 100 रेप, 2 मुसलमान मिल करके हिंदुओं की लड़कियों को 100 लड़कियों का रेप किया था। अब जाके उसका कोर्ट से नहीं उसके ऊपर वो संज्ञान लिया गया। उसकी बता रहे हैं कि रेप की बात कर रहे हैं, रेपिस्ट तो ही रहे। और जो प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही थी दलित, उसका आतिक अहमद कैसे गुंडों ने जाकर के मीराबाई मार्ग पे जिस तरह बेइज्जत किया है, और उसके जो साथ के विधायक थे मारते हुए, रामचल राजभराज नहीं बोल सकता, उसको मारते हुए वो उसको गाड़ी में बिठा करके लाए थे। और ये बता रहे हैं कि बड़ा घटना की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आचार्य जी हमारे छोटे भाई हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, तो अब जब गड़बड़ा जाते हैं तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, इनको याद धरा दें कि पूछ लीजिए कि बनारस में जो रेप हुआ उस लड़की के साथ, उसमें किस पार्टी का कार्यकर्ता था। इनसे पूछिए कि हाथरस में जो रेप कांड हुआ उसमें किस पार्टी का था। इनसे पूछिए कि शाहजहांपुर में जो रेप हुआ उसमें किस पार्टी का था। इनसे पूछिए कि कानपुर में जो रेप हुआ उसमें किस पार्टी का था। आप इनसे पूछिए कि यहाँ पीलीभीत में जो रेप हुआ उसमें किस पार्टी का था। आप पूछिए इनसे कि मिर्जापुर में रेप हुआ वो किस पार्टी का था। सब रेपों में महानायक भारतीय जनता पार्टी, महानायक भारतीय जनता पार्टी सब रेपो। जितने भी वो लड़के आए थे वो सब कांग्रेस सपा से आए हुए थे, और उनको सिर्फ दे दिया गया। और उन्होंने उनकी जो मानसिकता गड़बड़ थी, इसलिए मानसिकता की वजह से किया, और उनको सजा तुरंत हुई, और वो सब बंद है। उस पर अब कोर्ट न्यायालय आदेश करी। सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, समाजवादी कांग्रेस के लोग। ऐसा है कि ये चिन्मयानंद को भी कह दिए कि भाजपा वो भी कांग्रेस के हैं। वो आईटी सेल का इनका नेता है, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे सब। तो कहने का मेरा मतलब कि मैं आचार्य जी, मैं पहले बताया कि हमारे भाई हैं, मैं उनके बात पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी अगर मैं पक्ष न रखूं तो उसके साथ अन्याय होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इन लोगों की जो भावना है,
ये स्थिति ये है कि ये लोग उस कगार पर है कि ना जाने डूबने वालों ने क्या बात थी मौजों से की कि मौजें आज तक साहिल पर सर पटकती रही। वो स्थिति इन लोगों की है, इनको बधाई देने दीजिए। शेर सुनाएंगे, बहुत शेर सुना रहे हैं आपको। मैं कह तो रहा हूँ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनके साथ ख्वाहिशें इनकी बहुत हैं, इस पे कोई कुछ कहने वाली बात नहीं। मैंने पहले शेर से शुरुआत ही की थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, उस पर हम इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ चंद दिन बाकी हैं, 9 में 9 सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। और यहीं से इनको 2027 की सीख भी मिलने जा रही है कि 2027 में हम प्रचंड बहुमत से महाराज जी की सरकार आ रही है। महाराज जी को छोड़ के कोई दूसरा नहीं आ रहा। इन लोगों को सपने देखने थे, कोई सपने के समय इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। 2027 अभी इसके बाद बोल रहे हैं 2027 में पुनः इनकी गवर्नमेंट आ रही है। फिर वही मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि हसीन सपने मुंगेरी लाल के अभी 27 सर इनको लगातार सपने इनके सच हो रहे हैं। कहाँ आप नहीं आ रहे हो सत्ता में। कहाँ सच हो रहे हैं सर, कहाँ सच 2017 में इनकी गवर्नमेंट, 2022 में ये रिपीट हुए, 2019 में लोकसभा जीते, 2024 में ये मतलब लगातार 4 पार्लियामेंट्री बॉडी जीत रहे हैं, केंद्र से लेकर स्टेट तक। 2024 के बाद से इनका डाउन डाउन सरकार बनाना मेन होता है यार। सरकार तो आपने बनाई नहीं है। सरकार आपने बना ली, आपके नेताओं ने नहीं बनाई सरकार, इसको क्यों नहीं कबूलते आप? हमने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? सुन तो लीजिए, बने तो मोदी जी ना। आप फिर वही आपने बना के कौन सी नोच ली हमारी, ये बताइए। कह रहे हैं बना के कौन सी नोच ली? अब देखिए अभद्र भाषा की इस टिप्पणी, तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, बताइए। अब टिप्पणी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इस तरह से क्यों टिप्पणी कर रहे हैं ये? दूसरी बात गठबंधन की, जहाँ तक अब मैं गठबंधन पे आ जाऊँ, गठबंधन चैनल में ये बातें करनी चाहिए इनको। एकदम नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं गठबंधन पे आ जाऊँ, गठबंधन की स्थिति ये है कि गठबंधन का मतलब होता है आपसी विचार विमर्श करके सीटों का बंटवारा करना। यहाँ तो आपसी विचार विमर्श करने की जरूरत ही इन लोगों को नहीं पड़ी। इन लोगों का जब तक जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मौका लगा, पहले कहा प्रत्याशी हमारे घोषित, अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अब कांग्रेस पास सिर्फ एक चीज़ बची है कि पीछे लगाओ नारा हमारे साथ, ठीक है। हार का कांग्रेस को सपा ने लटक बना ली अपनी एकदम, और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार रहें कि समाजवादी पार्टी की वजह से सीट हार गए, नहीं तो अगर हमको कांग्रेस को सीटें मिली तो हम जीत जाते। अब बार हम लेंगे, बहुत शॉर्ट में आप बोलिएगा। पहली बात तो इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग जो है चैनल में ना किया करिए। आप बहुत जज्बाती हैं, नहीं गलत बात है ये, इस तरह की नहीं बात। आप लिटरेरी बहस किया करिए। अब आखिरी में आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, कौन किस पर भारी? अब तक तो ये था जो स्थिति देश की थी, झूठ के आडंबर के नाम से, तो भाजपा सब पे भारी थी। मगर हमको लगता है कि 2024 के बाद से अब भाजपा को आदत डाल लेनी चाहिए कि हर इंडिया गठबंधन हो चाहे कांग्रेस हो, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे भारी है और इन्हें बुरी तरीके से शिकस्त देंगे 9 की 9 सीटों पे। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी इन्हें बुरी तरीके से शिकस्त देंगे। चुनाव में कौन किस पे भारी, जल्दी बोलिए। इंडिया गठबंधन भारी है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देख लिए 24 में इनका क्या हाल हुआ, आधा हो गया। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं पूरा साफ होगा इस बार। जल्दी आप बताइए, मुझे लग रहा है आप भी बेसब्री से इंतजार, कौन किस पे भारी होने वाला है उपचुनाव में? देखिए, जल्दी बोलिए। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी भारी है। ठीक है, आप बताइए शॉर्ट में, जल्दी खत्म, क्लोजिंग कर रहे हैं। हम 9 में 9 सीटें जीत रहे हैं। रिजल्ट बहुत कुछ चंद दिनों में आ जाएगा, इनके सारे सपने टूट जाएंगे। चलिए आखिरी में आप कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी शेर सुनाइए। चाह लेने कह रहा हूँ हिंदुस्तान के हिंदू तो जैसे मुसलमानों का चरवाह हो गया, हिंदू तो जैसे मुसलमानों का चरवाह हो गया, तुष्टीकरण के मौत से गुमराह हो गया। और आज़ाद हिंदुस्तान में अफसोस योगी है, अपने है हिंदू को कहना गुनाह हो गया। ये लोग तो इस तरह के है कि अपने को ही हिंदू कहना। 9 में कितनी सीटें दोगे? 9 में 9 सीटें जीतेंगे। इस प्रदेश की जनता जिताएगी। जनता का हमने काम किया है, जनता का साथ दिया, जनता सिखाएगी। देखिए, ये तो कुछ खास लोग जिनका कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 में 9 भाजपा जीतेगी, कुछ कहना है कि इंडिया गठबंधन 9 में ज़्यादा सीटें लाएगी। ये तो आने वाला कल बताएगा कि उपचुनाव में कौन किस पे भारी। ये थी आपकी आवाज़ में कुछ खास चीज़ें। अगली बार कई नई मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। रज़ा अब्बास, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, लखनऊ जेके न्यूज़।